ये ग्राफ उत्तर प्रदेश के आबकारी राजस्व का रुझान दिखाता है। केवल 3 वर्षों में संग्रह लगभग 41,000 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 55,000 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच गया। यह राजस्व संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन है। राज्य की दोहरी भूमिका है। यह एक विकासकर्ता के रूप में काम करता है, रोजगार के लिए शराब और शीरा उद्योग को बढ़ावा देता है, वहीं एक नियामक के तौर पर हानिकारक नशीले पदार्थों से जनस्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व भी निभाता है। ऐतिहासिक रूप से यह संतुलन बनाए रखना कठिन था। शक्तिशाली क्षेत्रीय गिरोह अक्सर व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। अंतर्राज्यीय तस्करी से राजकोष को नुकसान हुआ और अनियमित अत्यधिक जहरीली नकली शराब से पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर जाने गई। इन खतरों के खिलाफ प्राथमिक कानूनी हथियार 1910 का संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम था। पर 100 साल पुराना यह ढांचा आधुनिक सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखलाओं से तालमेल नहीं बिठा पाया। 55,000 करोड़ रुपए की सुरक्षित अर्थव्यवस्था के लिए राज्य को 1910 के कानून के प्रवर्तन को आधुनिक डिजिटल वास्तुकला से पुनर्गठित करना पड़ा। 2018 के कानूनी संशोधनों से यह कदम शुरू हुआ। इस दस्तावेज में नई सजाओं का ब्यौरा है। यदि अवैध शराब से मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है तो दोषियों को अब आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सामना करना होगा। इन उपायों के बाद 2025-26 की नीति ने पारंपरिक लाइसेंस नवीनीकरण समाप्त कर दिया, जिससे कार्टेल का नियंत्रण बना रहता था। इसके स्थान पर राज्य ने केंद्रीकृत ई-लॉटरी प्रणाली अनिवार्य की। हर दुकान का आवंटन एक केंद्रीय एल्गोरिथम से होता है, जो मानवीय पक्षपात और सिंडिकेट एकाधिकार को रोकता है। यह लॉटरी प्रणाली भांग जैसे पारंपरिक नशीले पदार्थों पर भी लागू होती है। यह वानस्पतिक विवरण दर्शाता है कि केंद्रीय एनडीपीएस कानून भांग के फूलों और राल को नियंत्रित करता है, जबकि पत्तियां और बीज पूरी तरह से राज्य के आबकारी कानूनों के दायरे में आते हैं। संपत्ति की जब्ती को पारदर्शी लॉटरी के साथ जोड़कर सरकार ने राज्य के सबसे लाभदायक व्यापार को स्थानीय एकाधिकार के प्रभाव से दूर कर दिया। भौतिक आपूर्ति श्रृंखला खेतों से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में शराब का उत्पादन शीरे से शुरू होता है, जो राज्य के विशाल गन्ना उद्योग का उपउत्पाद है। चूंकि यह एक उच्च मूल्य वाला कच्चा माल है, शीरे की कड़ी सुरक्षा की जाती है। 1964 के शीरा नियंत्रण अधिनियम के तहत चीनी मिलों को अपने उत्पादन का कम से कम 60% सुरक्षित पूर्व अनुमोदित भंडारण टैंकों में रखना होगा, जिससे वार्षिक बर्बादी 2% से कम रहे। उपभोक्ता तक केवल सुरक्षित शुद्ध शराब पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए 2025-34 की नीति देशी शराब के लिए पैकेजिंग अनिवार्य करती है। ये 200 मिलीलीटर के एसेप्टिक ब्रिक पैक एक बार खुलने के बाद दोबारा सील नहीं किए जा सकते, जिससे उत्पादन के बाद छेड़छाड़ की भौतिक संभावना समाप्त हो जाती है। रक्षा की अंतिम परत IESCMS ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है। डिस्टिलरी में हर इकाई पर एक अनोखा बारकोड छपता है, बिक्री केंद्र पर स्कैन होता है और राज्य की केंद्रीय इन्वेंट्री को वास्तविक समय में अपडेट करता है। उत्पाद को छेड़छाड़ रोधी पैकेजिंग में बंद कर और डिजिटल स्कैनर से ट्रैक कर राज्य एक अव्यवस्थित भौतिक वस्तु को पूरी तरह से डिजिटल इन्वेंट्री के रूप में प्रबंधित करता है। यह कार्य बहुस्तरीय पदानुक्रम से संचालित होता है। यह आरेख प्रयागराज में प्रमुख सचिव और आबकारी आयुक्त से लेकर 17 क्षेत्रों से होते हुए हर डिस्टिलरी की निगरानी करने वाले स्थानीय निरीक्षकों तक की कमान श्रृंखला को दर्शाता है। इस निगरानी से राज्य उपभोक्ता हितैषी खुदरा नीतियां ला सकता है, जैसे कंपोजिट दुकानें जो शराब बियर की विभिन्न श्रेणियों को एक विनियमित दुकान में मिलाती हैं। पहुंच को सुव्यवस्थित किया गया है, वहीं जोनिंग कानूनों से सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहती है। यह ग्राफिक उस नियम को दर्शाता है जो किसी स्कूल, अस्पताल या धार्मिक संस्थान के 400 मीटर के भीतर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाता है। राजस्व रिसाव की पहचान करने और उसे रोकने में इस डिजिटल आर्किटेक्चर की सफलता ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को अपने राज्यों के लिए इस मॉडल का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। 1910 का कानून, 1964 के गुड़ नियंत्रण और 2025 की डिजिटल पारदर्शिता नीति कर संहिता और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने के लिए एक साथ काम करते हैं। यह दर्शाता है कि जब सदियों पुराने कानून जीवंत ई शासन के साथ एकीकृत होते हैं तो राज्य अपने स्वास्थ्य, जनादेश और राजस्व को एक एकीकृत प्रणाली में सुरक्षित कर सकता है।